हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और 4 क्वांटम नंबर। अब बात करते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लम की जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे जो अपन यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे ऐसे कैसे आपके एग्जाम में डाटा चेंज करते हुए उसमें क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक, तो बात करते हैं सबसे पहले कैलकुलेट दी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद क्रिकेट बॉल ऑफ मास ऑफ 6.62 ग्राम ट्रेवलिंग ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। उसने एक बॉल दे रखी है, उसका वेट दे रखा है और उसकी वेलोसिटी दे रखी है। अब वो ट्रेवल कर रही है तो उससे रिलेटेड जो भी एसोसिएट रहेगी वेवलेंथ तो अपन को वो निकालना है। तो उसके लिए इक्वेशन है, आपको पता है लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी हो जाएगा। एच की वैल्यू रख दीजिए आप 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड, यही होगा। अब जूल सेकेंड इसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे अपन। इसमें मास कितना दे रखा है 6.62, ये ग्राम में दे रखा है और मैं नीचे क्या कर दूं, 1000 का भाग दे दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देते हैं सीधे केजी, क्योंकि मैंने 1000 का भाग दे दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, केजी में। वेलोसिटी कितनी देर की है, 25 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए स्टूडेंट, अगर आप क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करते हो यूनिट लिखते हुए तो आपके जो चांस है क्वेश्चन सोल्व इसके गलत होने के वो बिल्कुल कतई वो खत्म हो जाते हैं। अगर आप यूनिट को रखते हुए सोल्व करोगे तो इसमें आपको कतई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पे देखो, जो जूल है उस जूल को मैं इसकी एक्चुअल टर्म में लिख लेता हूं। आपको पता है ये जो जूल है ये कैसे अलग अलग क्वांटिटी से निकल के आया, उसके लिए आप लिख सकते हो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए इंटू डी, यही होगा। और एम यानी मास, मास किस में लेते हो, केजी में। ए एक्सीलरेशन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये डी क्या हो जाएगा, मीटर। भाई डिस्प्लेसमेंट है ना, मीटर में ही तो मापते हो, दूरी होती है। केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही होगा। आप जूल की जगह ये रख दो 6.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 34 जूल की जगह रखो। केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर है, प्रति सेकंड स्क्वायर है तो मैं इसको नीचे ले जाता हूं ना, मैं नीचे लिख दूंगा इसको, या आप यहां पे भी लिख सकते हो प्रति सेकंड स्क्वायर, और इधर है सेकंड। तो यहां पे क्या बचेगा 6.62 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 इंटू 25 मीटर, और सेकंड यहाँ पे है ये ऊपर चला जाएगा तो मैं यहाँ डायरेक्ट क्या कर देता हूँ सेकंड स्क्वायर, या आप यहाँ पे भी लिख सकते हो सेकंड। तो देखो ये सेकंड और ये सेकंड स्क्वायर ये दोनों मिलके इसको काट देंगे, यही होगा। 1 मीटर से ये 1 मीटर कट गया, और यहाँ जो केजी था उस केजी से ये केजी कट गया, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, 1 मीटर बचा। तो यूनिट किस में आएगी आपकी, याद रखना मीटर में आएगी। और सारा डाटा आपने किस में रखा है, सारा का सारा डाटा आपने रखा है किसमें, MKS सिस्टम में, इसलिए जो यूनिट आएगी वो भी MKS की ही आएगी जो होगी मीटर। इनको काट दो, ये ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे तो 10 की पावर 3 है ना, यहां से सीधी ऊपर चली जाएगी, माइनस मत कर देना, ये यहां लिखी हुई है मतलब ये ऊपर ही है। ठीक है, अगर ये यहां होती तो उसको माइनस में कर देते, लेकिन ये 10 की पावर माइनस के 34 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3, और नीचे डिवाइड में कितने हैं 20, यही होगा। तो मैं इसको ऐसे भी मीटर में आएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो ये 10 की पावर 3 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 लिख सकता हूं, और ये जो 10 की पावर 1 बचेगी वो -34 के साथ कितनी हो जाएगी, 10 की पावर माइनस के 33, यही होगी, डिवाइडेड बाई 25। ये 25 से कितने बार कटा, 4 बार, 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 33 मीटर, ये क्या होगी इसकी वेवलेंथ हो जाएगी। तो सिंपल है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, यूनिट आपको इस तरीके से काटने, अगर आप ऐसे रखते हुए काटते हो तो आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांस कतई नहीं होते, बिल्कुल नेग्लिजिबल। ठीक है, अगर ऐसे प्रोसीजर से चलोगे तो सब सही होगा। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the kinetic energy of electron is 18.2 into 10 to the power minus 24 joule, then calculate
इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो उसने काइनेटिक एनर्जी दे दी है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है, याद करो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, यही बताया था, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें सारे के सारे डाटा अपन फिट कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी सीधी तरीके, तो सीधा अपन यहाँ पे मान रख देते हैं। तो देखो लेमडा इक्वल टू एच का मान 6.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड, अंडर रूट 2, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन दिया ना, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 31 किसमें, किलोग्राम में, और क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है 18.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 24 ये जूल, ठीक है। तो इस डाटा को जब आप सोल्व करोगे तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ 6.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 34, ठीक है। अब देखो इधर ये माइनस के 24 है, इसका अंडर रूट लोगे तो कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा, ठीक है। तो माइनस का 12 आएगा तो ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, पहले मैं नीचे लिख लेता हूं फिर आप उसको ऊपर भेज देना। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू 0.91 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 32 लिख लो, या आप 91 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 13 कर लो, जैसे भी, अपन को क्या इनको काटना है पावर को, इंटू 18.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 24, थोड़ी कैलकुलेशन है। अब 6.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 34 डिवाइडेड बाय, देखो मैं इनको अलग ले लेता हूं, 2 इंटू 9.91 इंटू 18.2, और ये जो टर्म है माइनस के 32 है, इसका अंडर रूट कितना होगा माइनस के 16, इधर कितना होगा माइनस के 12, तो दोनों को मैं अलग लिख लेता हूं, 10 की पावर माइनस के 16 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, और ये दोनों ऊपर चले जाएंगे तो फिर आपके पास टर्म क्या बचेगी, देखो 6.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस की 34 इंटू 10 की पावर 16 इंटू 10 की पावर 12, और डिवाइड में क्या है आपके, डिवाइड में आपके 2 इंटू 0.91 इंटू 18.2, जो भी आएगा आंसर इसको सोल्व कर लेना, पावर को, पावर जैसे सोल्व करोगे 16 और 12 कितनी हो जाएगी ये, ठीक है, ये 28 हो जाएगी, 6 और 2 8, 28, तो 28 माइनस के 34 में से आप क्या कर दोगे 28 को ऐड कर दोगे, तो जो भी बचेगा माइनस में बचेगा, और यहाँ पे इसको रूट को आप मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आपका आएगा वो आपने डाटा किस में रखा है, डाटा आपने एमकेएस में रखा है तो ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए, थोड़े कैलकुलस टाइप के हैं, वो आपको एग्जाम में देगा, तो वो थोड़े यहाँ पे डाटा सिंप्लीफाई करके देता है कि ताकि वो इजीली कट जाए। भाई एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपसे वो ऐसी प्रॉब्लम सोल्व नहीं करवाएगा, ठीक है। वो प्रॉब्लम सोल्व करवाएगा तो वो इजी प्रॉब्लम सोल्व करवाएगा जो आसानी से कट जाए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सोल्व आउट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट है, फॉर n बराबर 4 दी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेविंग l इक्वल टू 3 इज, उसने बोला है n की वैल्यू 4 है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बतानी है जब उसके l का मान 3 हो। देखो n बराबर 4, n बराबर 4 के लिए l के कितने मान हो सकते हैं, मैंने बताया थे 0 से लेके n-1 तक हो सकते हैं, तो l का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसके मान n-1 होते हैं, n से एक कम होता है, तो n का मान 4 है तो 4 से एक कम मतलब 0 से लेके एक कम वाला मान, तो 0 1 2 3 यहां तक का। उसने पूछा है इस 3 के अंदर कितने ऑर्बिटल इसमें उपस्थित हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2l प्लस, सॉरी इसका फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट,
किसी भी सबसेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं 12+1 और इन्हीं को अपन 2 से मल्टीप्लाई करते तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल जाती है क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, चाहे वो पी का हो डी का हो कोई सा भी हो। ऑर्बिटल बोल रहा हूं, नोट सबसेल, ठीक है। सबसेल में आप पी के अंदर 6 भर सकते हो, डी में 10 भर सकते हो, एफ में 14 भर सकते हो, एस में 2 भर सकते हो, लेकिन एक ऑर्बिटल में चाहे एस का हो, पी का हो, डी का हो या एफ का हो, कोई सा भी हो, उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप क्या करते हो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो। इसमें आप रखो एल का मान कितना दे रखा है 3 और एल का मान 3 किसके लिए होता है एफ के लिए होता है। एल का मान 3 किसके लिए होता है एफ के लिए होता है और एफ में आपको पता है कितने कक्षक होते हैं 7 कक्षक होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पे भी निकाल लो आप 2 × 3 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। तो ये आपका एफ सबसेल है। एफ सबसेल में आपके कितने ऑर्बिटल होंगे 7 ऑर्बिटल होंगे। कितने ऑर्बिटल 7 ऑर्बिटल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से निकाल सकते हैं। इसी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई भी थी कि कैसे सोल्व आउट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल है, ज्यादा मतलब ऐसे ऊट पटांग सा नहीं पूछता हो। आपको बस ये पता होना चाहिए कि n की वैल्यू के लिए पॉसिबल l का मान कौन सा हो सकता है और m का मान कौन सा हो सकता है। s का मान आराम से निकल जाएगा और इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप s वाले से भी कर दोगे क्योंकि s के 2 ही मान होते हैं, प्लस आप और माइनस आप, तो एक तो होता ही नहीं है। यहां से भी कर सकते हो, फिर आप चेक भी कर लो n का मान 4 है तो l का मान 0, ml का मान 0 बिल्कुल हो सकता है। n का मान अगर 4 है तो l का मान 0, 1, 2 और 3 तक हो सकता है। अगर वो 0 वाला मान ले रहा है तो इसके लिए ml भी 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि l का मान 0 किसके लिए होता है s ऑर्बिटल के लिए, s सबसेल के लिए, और s सबसेल के लिए ml का मान 0 होता है। और अगर ml का मान 0 हो गया तो आप स्पिन की जो वैल्यू ले सकते हो वो प्लस आप और माइनस आप दोनों कोई सी भी ले सकते हो, चाहे 0 हो ml का मान चाहे कोई सा भी हो, यानी स्पिन की वैल्यू फिक्स होती है, प्लस आप और माइनस आप। ये बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट है। उसके बाद देखो m का मान सॉरी n का मान 5 है, l का मान 2, ml का मान 2 बिल्कुल हो सकता है, यहां तक तो पॉसिबल है। n = 4 में सॉरी n = कितना है 5 और n = 5 में आप बोल सकते हो इससे एक कम मान होगा। एक कम का मतलब 0, 1, 2, 3 और 4 तक होगा। तो उसने बोला है कि l का मान 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 2, सही है। ml का मान 2 हो सकता है, l का मान अगर 2 हो गया तो वो d ऑर्बिटल हो गया और d के लिए तो बिल्कुल हो सकता है, प्लस l से लेके माइनस l तक 0 को लेते हुए मान होते हैं, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये गड़बड़ है, ये नहीं हो सकता क्योंकि स्पिन के 2 ही मान होते हैं। उसने नॉट पॉसिबल वाला बताया कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो बी वाला ही पॉसिबल नहीं है। बाकी ये पॉसिबल आप देख लेना, इनको चेक कर लेना, एक से ही हो रहा था ये। इनके लिए 3 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 5 3 0 बिल्कुल हो सकता है। एन का मान 5 है ना, तो एल का मान 3 हो सकता है, अभी निकाला है 3 हो सकता है। और एल का मान 3 हो गया तो एमएल का मान 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 0, क्योंकि एल का मान 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 यहां तक जाता तो 0 भी हो सकता है मान, बिल्कुल हो सकता है। और ये भी तो करेक्ट, तो ठीक है। तो ये बी वाला क्या होगा, इसमें पॉसिबल सेट नहीं है। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, देखो इफ n + l = 6 देन टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सब सेल वुड बी। देखो n + l का जो मान है वो 6 के बराबर है और उसने पूछा है कि इसके लिए पॉसिबल कितने सब सेल हो सकते हैं। तो अपन कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। देखो n + l = 6 दे रखा है, n का मान 6 रखो, l का मान 0 रखो तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। n का मान 5 रखो, l का मान 1 रखो तो भी कितना जाएगा 6 आ जाएगा। n का मान 4 रखो, l का मान 2 रखो तो भी कितना जाएगा 6 आ जाएगा। n का मान 3 रखो, l का मान 3 रखो तो भी कितना जाएगा 6 आ जाएगा। n का मान 2 रखो, l का मान 4 रखो तो भी कितना जाएगा 6 आ जाएगा। n का मान 1 रखो, l का मान 5 रखो तो भी कितना जाएगा 6 आ जाएगा। n 0 होता नहीं है, रखेंगे नहीं, वो कोई मतलब नहीं है। देखो इतने मान आपने निकाल लिए, अब पॉसिबल मान इसमें ढूंढो आप। पॉसिबल कितना होता है, n के लिए पॉसिबल मान कितने होंगे l के 0 से लेके n - 1 तक, यानी
एल का मान एन से छोटा होगा, ये तो फिक्स हो गया, मैंने बताया था एन का मान छोटा होगा। क्यों? क्योंकि n माइनस वन ले रहे हो ना, तो n से तो एक छोटा ही आएगा, और एक छोटा आएगा n से, तो n से छोटा होना चाहिए। n से छोटा यहां पे है क्या? इस वाले में नहीं है। n का मान एक है, l का मान 5 है, तो 5 तो बड़े है एक से, नहीं हो सकता मान। दूसरा देखो, n का मान 2 है, l का मान 4 है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा देखो, n का मान 3 है, l का मान 4 है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक कम होगा। n का मान 4 है, l का मान 2 है, बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है। n का मान 4 रखोगे तो l के मान कितने हो सकते हैं? 0 1 2 3, बिल्कुल हो सकते हैं यहां तक। तो ये तो सही है बात, ये वाला तो सही है, ठीक है। ये वाला भी सही है, n का मान 5 है तो l का मान 1 हो सकता है, n का मान 6 है तो l का मान 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये 3 बिल्कुल सही है। तो कितने इसमें l के मान निकल के आ रहे हैं अपने पास? 1 2 3, कितने? 3 मान। और अगर 3 मान निकल के आ रहे हैं तो l क्या होता है? सब सेल। l क्या होता है? सब सेल के बारे में। तो l के 3 मान निकल के आ रहे हैं तो l के पास कितने सब सेल होंगे? 3 सब सेल होंगे। तो कौन सा वाला होगा? 3 वाला। तो थोड़ा ट्रिकी माइंड से इसको करना था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, आप ऐसे पॉसिबल वैल्यू निकाल के कर सकते हो उसको, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। देखो, अब अपन बात करते हैं नोड कॉन्सेप्ट पे, या अपन बात करते हैं कि नोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे और नोड बोलते किसे हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं बात करता हूं सबसे पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, सिंपल, ठीक है। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे साई। तो साई की अगर मैं बात करूं तो साई अपन को क्या बताता है? ये बताता है अपन को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। साई क्या बताता है अपन को? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां अपन एक टर्म और निकालते हैं जिसको बोला जाता है साई स्क्वायर। क्या बोलते हैं उसको? साई स्क्वायर। साई से ही अपन एक टर्म निकालते हैं जिसको साई स्क्वायर बोलते हैं, और साई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन। क्या होता है वो? प्रोबेबिलिटी फंक्शन। और प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो साई स्क्वायर होगा वो या तो मैक्सिमम होगा या वो 0 होगा। अगर वो मैक्सिमम है मींस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। मैक्सिमम ना प्रोबेबिलिटी आप बोल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है, यानी मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है। और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, उसे कक्षक कहा जाता है, उसे कक्षक कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलेंगे ऑर्बिटल, ठीक है। तो कक्षक की परिभाषा क्या हो गई? ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या हो गई? ऑर्बिटल की डेफिनेशन सिंपल सी है, ऐसा क्षेत्र, ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। ऐसे साई स्क्वायर बराबर 0 हो गया, तो साई स्क्वायर बराबर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है? यानी प्रोबेबिलिटी लगभग 0 की तरफ जा रही है। तो ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो लगभग शून्य हो, या अपन बोल सकते हैं कि वो न्यूनतम हो। तो न्यूनतम होगी तो उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे नोड। तो अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम या शून्य हो उसे नोड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नोड कहते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की साई को लेते हुए।
देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है वो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कौन सी है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड का स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ठीक है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये। ठीक, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है ऐसी कैसी डायरेक्ट। अब इस इक्वेशन को अपन और दूसरे तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो देखो इधर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड का स्क्वायर प्लस, मैं इसको थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करके लिख रहा हूं। वो कैसे लिख रहा हूं देखो इधर, वो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 8 लिखा है, इसको थोड़ा सा अपन ऐसे लिख देते हैं क्योंकि अपन को एच कट की फॉर्म में इसको लेना है। और एच कट क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई। तो एच अपॉन 2 पाई की फॉर्म में, या मैं बात करूं किसको, एच कट का स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर। तो ऐसे इस फॉर्म में लिखना है अपन को। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि 2 इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एम ई माइनस वी, ऐसा लिख सकते हैं। और यहां पे देखो आप, मैंने बोला एच कट का स्क्वायर बराबर होगा किसके, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के। तो ये वाली टर्म आपको कहां दिखाई दे रही है, 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यानी ये वाली टर्म आपको बटे में दिखाई दे रही है एच स्क्वायर वाली। तो एच स्क्वायर बटे में दिखाई दे रही है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह मैं लिख दूंगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड का स्क्वायर प्लस देखो 2 और मैंने लिखा m और बटे में लिख दूंगा h कट का स्क्वायर e माइनस वी साई। भाई ये वाली टर्म तो पूरी क्या हो जाएगी अपनी, 1 अपॉन एच कट का स्क्वायर और इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन आपके पास ये भी आ गई, और ये भी क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वो जमा के आपको दे देता है। अब इसमें बात करते हैं कि ये E क्या है, ये टोटल एनर्जी, V क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, पाई क्या है, कांस्टेंट है, h क्या है, कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, और साई क्या है, वेव फंक्शन। और साई क्या है, साई की बात करें तो क्या है, वेव फंक्शन है। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, सॉरी इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन का ये डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि कहाँ पे किस तरीके से आप उसको ज्यादा और कम बताओगे, और उसी को फिर स्क्वायर की फॉर्म में लेते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन का इसका अमाउंट कहाँ ज्यादा मिल रहा है पाई जाने का और कम कहाँ मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसको एक को ऑर्बिटल बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो ये थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। अब बात करते हैं अपन की नोड और नोडल प्लेन वगैरह ये कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं नोड की, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, नोड की। तो नोड के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि नोड क्या होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, सबसे कम होती है, प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इसके लिए साई स्क्वायर जो होगा वो 0 होगा नोड के लिए। ठीक है, और टोटल नोड कैसे निकालते हैं, टोटल नोड वो निकालते हैं n-1 से। टोटल नोड कैसे निकालते हैं, n-1 से। और टोटल नोड में से ध्यान रखना, कुछ नोड, मैं यहाँ पे
ये चीजें लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझनी है। टोटल नोड में से कुछ नोड रेडियल नोड होंगे, कुछ नोड क्या होंगे, रेडियल नोड होंगे, या अपन उसको बोल सकते हैं स्फेरिकल नोड, या अपन उसको क्या बोल सकते हैं, स्फेरिकल नोड। ठीक है, उनकी संख्या कैसे निकालोगे, n माइनस एल माइनस वन से निकालोगे। कैसे निकालोगे, n माइनस एल माइनस वन से निकालोगे, सिंपल। इधर मैं बात करूं तो ये होंगे आपके नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, और नोडल प्लेन हमेशा निकालोगे वो एल के बराबर होंगे। किसके बराबर, एल के। तो आप टोटल जो नोड होगी वो रेडियल नोड प्लस नोडल प्लेन को मिला के ही देंगे। तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो यही क्या आएंगे, n माइनस वन। तो मैंने टोटल नोड कितनी लिखी है, n माइनस वन। तो टोटल नोड में से कुछ रेडियल नोड होंगे या वो स्पेरिकल नोड होंगे, और कुछ क्या होंगे उसमें नोडल प्लेन होंगे। आई बात समझ में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और नोडल प्लेन एल के बराबर आएगा, एल के बराबर अगर ये आ रहा है तो याद रखना एल की जो भी वैल्यू होगी वही उसका नोडल प्लेन होगा। तो एल की वैल्यू एस के लिए कितनी होती है, जीरो। फॉर एस कितनी होती है, जीरो होती है। जब एल की वैल्यू एस के लिए जीरो हो गई तो एस ऑर्बिटल नेवर possesses plane, nodal plane, never possesses nodal plane। ये इंपॉर्टेंट है, एस ऑर्बिटल में कभी भी नोडल प्लेन नहीं होगा। ठीक है, रेडियल नोड की बात करें, स्फेरिकल नोड की बात करें, वो आप निकाल सकते हो, वो आप एन और एल की वैल्यू से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड की। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन वन बाय वन। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, स्फेरिकल नोड। किसके केस में बोलोगे, एस ऑर्बिटल के केस में। पीडी एफ के केस में क्या बोलोगे, रेडियल नोड। ठीक है, इसके दो नाम दे रखे हैं। इसको कैसे निकालते हो, एन माइनस एल माइनस वन से। कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एल एन माइनस एल माइनस वन से फाइंड आउट किया जाता है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, वन एस ऑर्बिटल की। अगर मैं वन एस ऑर्बिटल की बात करूं तो वन एस के लिए एन का मान कितना हो गया, वन, और एल का मान कितना हो गया, जीरो। तो आप अगर यहां पे रखोगे तो वन माइनस जीरो माइनस वन कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो वन एस ऑर्बिटल के अंदर एक भी स्फेरिकल या रेडियल नोड नहीं होती है, इसके अंदर कोई नोड नहीं होती है। और होगी भी कैसे, सिंपल सी बात है समझने वाली। ये नाभिक है, न्यूक्लियस के, ये मैंने वन एस ऑर्बिटल बनाया है, इसके बाद कौन सा होगा, टू एस ऑर्बिटल होगा, ये वाला। तो वन एस ऑर्बिटल से पहले कोई ऑर्बिटल ही नहीं है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो कैसे हो सकती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो कब होगी, जब वन एस से आप टू एस में जाओगे तो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसी जगह को अपन क्या बोलेंगे, उसी जगह को बोलेंगे अपन स्फेरिकल नोड। तो वन एस में कोई नोड नहीं होती है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूं किसकी, टू एस की, अभी समझ में आ जाएगा आपके। तो एन की वैल्यू कितनी होगी, टू, एल की वैल्यू जीरो होती है, उसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, एस के लिए जीरो होती है। तो आप टू माइनस जीरो माइनस वन करोगे तो कितना आएगा, वन आएगा। तो एस के अंदर एक क्या आ गई, एक आ गई स्पेरिकल नोड। एक क्या आ गई, एक इसमें स्पेरिकल नोड आ गई। स्पेरिकल नोड एक आने का मतलब है कि एक इक्वली क्षेत्र आ गया, इक्वली रीजन आ गया जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो रही है। और वो कौन सी है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये वन एस है, ये जो मैंने यहाँ पे ये बनाई है ये बाउंड्री है, ये रेड वाले से है, ये वन एस और टू एस के क्षेत्र को दोनों को यहां से सेपरेट कर रहा है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, वन एस का रीजन कौन सा हो गया, वन एस का रीजन हो गया ये वाला जहां इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। ठीक है, ये टू एस का रीजन कौन सा हो गया, ये हो गया
जहां पे क्या पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। लेकिन मैंने एक जगह दोनों के कॉम्बिनेशन की ऐसी बनाई है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है। तो मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन नॉट फाउंड। और जब इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे, नोड। गोला है पूरा का पूरा, एस ऑर्बिटल गोलाकार होता है, स्फेरिकल, पूरे स्फेरिकल में मिल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल नोड। क्या बोलते हैं इसको, स्फेरिकल नोड। तो ये क्या है आपकी, ये है स्फेरिकल नोड। तो पता चला 2s ऑर्बिटल में एक स्फेरिकल नोड होती है। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं 3s की। नेक्स्ट है 3s ऑर्बिटल। तो 3s के अंदर n का मान तो 3 हो गया, l का मान 0 होता है, चेंज नहीं कर सकते। तो n माइनस एल माइनस 1 में आप रखोगे 3 माइनस 0 माइनस 1, तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें 2 स्पेरिकल नोड आ गई, बिल्कुल आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी सोल्व आउट कर सकते हो। कैसे, ये रहा 1s, ये रहा 2s और ये रहा 3s, यही होगा। अब यही होगा तो आप क्षेत्र बना लो इनके। तो क्षेत्र में इस पेन से दिखा देता हूं, देखो ये एक तो क्षेत्र मैंने ये दिखा दिया, दूसरा क्षेत्र मैंने ये दिखा दिया। अब इलेक्ट्रॉनों को मैं यहाँ पे डॉट डॉट से भर देता हूं। देखो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे हुए हैं, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे हुए हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे हुए हैं। तो आपको किस जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहे, साफ बात है, सीधी सी सिंपल, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। इन दो जगह पर आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नॉट फाउंड। और इलेक्ट्रॉन अगर फाउंड नहीं हो रहा कितनी जगह पे, 2 रीजन में, 2 रीजन में इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट नहीं हो रहा। और उन 2 रीजन को क्या बोलेंगे अपन, 2 स्फेरिकल नोड। इसको क्या बोलेंगे, 2 स्फेरिकल नोड बोलेंगे। तो 3s ऑर्बिटल में भी आप निकाल सकते हो कितनी स्फेरिकल नोड आएगी, 2 आएगी। 4s में कितनी आएगी, 3 आएगी। 5s में कितनी आएगी, 4 आएगी। सेम कॉन्सेप्ट यही है, तो कितने में भी निकाल सकते हो, इनफाइनाइट में भी निकाल सकते हो, ठीक है, सब में आप निकाल सकते हो, जो भी पूछे उसकी आप नोड निकाल सकते हो। तो ये बात हुई आपके 3s ऑर्बिटल की, इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन 2p ऑर्बिटल से। नेक्स्ट 2p सबसेल या ऑर्बिटल की बात अपन नहीं करेंगे, ज्यादा सुटेबल रहेगा सबसेल, क्योंकि एस वाले के लिए सबसेल बोलो या आप क्या बोलो उसमें ऑर्बिटल बोलो, दोनों बात एक ही रहती है। 2p सबसेल, तो इसके लिए अपन निकालेंगे रेडियल नोड, स्फेरिकल नहीं निकालेंगे अब रेडियल निकालेंगे। एक डिस्टेंस पे जाएंगे अपन, डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या दिखाई देगी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 दिखाई देगी, ठीक है। रेडियल ज्यादा वर्ड सुटेबल रहेगा किसके लिए, पी वाले के लिए, और स्फेरिकल ज्यादा वर्ड सुटेबल रहेगा किसके लिए, गोलाकार ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, जो एस वाले होते हैं। अब देखो 2p के लिए n माइनस एल माइनस 1, n का मान 2, l का मान 1, ये 1 तो कितना हो गया, 0 हो गया। 2p से पहले कोई ऑर्बिटल थोड़ी है, नहीं है। अगर 2p से पहले ऑर्बिटल नहीं है, 2p वाला बोल रहा हूं मैं, s का इससे कोई लेना देना नहीं है, p की बात कर रहा हूं, क्योंकि p सबसेल में p की ही बात करेंगे, s सबसेल में s की ही बात करेंगे। तो p से पहले कोई नहीं है इसका p ऑर्बिटल, तो नोड भी कितनी होनी है, 0 होनी है। आप देख सकते हो, जैसे ये मैंने न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस में p ऑर्बिटल को आप कैसे दिखाओगे, p ऑर्बिटल आप ऐसे दिखाओगे, ये 2p ऑर्बिटल है। इससे पहले p ऑर्बिटल है ही नहीं, आएगा जो किधर आएगा, ये 3p, इसके बाद ये 4p, यही होगा, ये 3p है, ये 4p है। साफ दिखाई दे रहा है भाई, पहले 2p होगा, उसके बाद 3p होगा, उसके बाद 4p होगा। अब आप आराम से समझ सकते हो, मैं सारे यही समझा देता हूं। 3p के लिए आप निकालोगे तो कितना आएगा, n माइनस एल माइनस 1 कितना होगा, 3 माइनस 1 माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा।
कितना होगा 1। 4p के लिए निकालोगे तो कितना होगा n माइनस एल माइनस 1 कितना होगा 4 माइनस 1 माइनस 1 कितना होगा 2 होगा। तो 0 1 2 नोड आ रही है। कैसे फाइंड आउट करोगे? बिल्कुल कर सकते हो। देखो सेपरेशन वाली जगह दिखाता हूं मैं आपको। ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पे, यहां से कुछ डिस्टेंस पे, या इसका जो रेडियल वाला पार्ट है, इसका जो बार वाला त्रिज्यीय पार्ट है, ये ऐसा कर्वेचर वाला पार्ट है, इस पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 दिखाई दे रही है। यहां से अगर मैं देखूंगा इस वाले के लिए, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या दिखाई देगी 0 दिखाई देगी। तो देखो इलेक्ट्रॉनों को मैं भर के दिखाता हूं, फिर अपन यहाँ पे चेक करेंगे कि कितने रीजन मिल रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे, यहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, और ब्लैक वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जब आप ध्यान से सुनना, जब आप 2p ऑर्बिटल की बात करते हो तो उससे पहले कोई ऑर्बिटल नहीं है तो नोड नहीं होगी। जब आप 3p ऑर्बिटल की बात करते हो तो 4p को भूल जाओ, 3p से पहले एक 2p है, तो 2p की जगह एक आपको रेडियल नोड दिखाई देगी, रेडियल आपको सरफेस दिखाई देगी। तो रेडियल नोड यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो उसको अपन एक काउंट करेंगे 3p के लिए। ऐसे 4p के लिए आप देखोगे तो आपको दो जगह दिखाई देगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो 4p के लिए तो कितनी आई 2 नोड, 3p के लिए 1 नोड, और 1p के लिए 0 नोड। ठीक है, 0 नोड आ रही है, तो आप आराम से निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आप इसके लिए नोड निकाल सकते हो। इधर वाला मैंने पार्ट बताया नहीं है, सिमिलर ही है भाई। नोड अगर यहाँ रह रही है तो इधर भी अपन बात करेंगे इसकी। भाई ये मैंने सिर्फ आधा पार्ट आपको समझाया ताकि आपकी ये जो 0 1 2 है ये आपके आराम से समझ में जाए। 5p वाले की पूछता तो 3 आएगी, 5p वाले की पूछता तो 3 आएगी। ऐसे ही वो पूछता है कि इसकी 6p की तो कितनी आएगी 4 आएगी। तो ऐसे आप किसी की भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपके सामने है n माइनस एल माइनस 1। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन डी ऑर्बिटल या डी सबसेल की। देखो बात करते हैं डी की। डी कहां से स्टार्ट होता है 3d से, 3d सबसेल या 3d ऑर्बिटल की अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, सबसेल या आप ऑर्बिटल बोल लो, 3d सबसेल या ऑर्बिटल। तो 3d के अंदर आप n माइनस एल माइनस 1 में मान रखोगे तो ये 3, l का मान कितना होता है 2, ये 0, तो 0 हो जाएगा। 1 रखोगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब 3d का मान 0 आ रहा है रेडियल नोड के लिए, तो आपको पता है d कहां से स्टार्ट होता है 3 से स्टार्ट होता है। जब d 3 से स्टार्ट होता है उससे पहले कोई d है ही नहीं है, तो उसमें नोड कहां से आएगी। ठीक है, d ही चेक करना है आपको, दूसरा वाला चेक नहीं करना। ठीक है, तो d ऑर्बिटल इसके अंदर 0 होगी, किसमें 3d वाले में। ऐसे में बात करूं किसकी 4d की, n माइनस एल माइनस 1 तो कितना होगा 4 माइनस 2 माइनस 1 बराबर 1। ऐसे 5d का निकालोगे तो कितना होगा n माइनस एल माइनस 1 बराबर 5 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया 2। 5 में से 3 घटाओगे 2 बचेगी। तो देखो 0 1 और 2, 0 1 और 2, और आप डायग्राम से समझ सकते हो बेहतर तरीके से। देखो डी ऑर्बिटल की जो मैं शेप बता रहा हूं वो कैसी होती है, उसकी शेप होती है द्विडम्बलाकार, डबल डम्बल्ड शेप। तो डबल डम्बल्ड शेप को अपन ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, अब मैं दूसरे रेड पेन से इसमें दिखा देता हूं अगले वाले ऑर्बिटल को। इससे आपको आराम से ये समझ में आ जाएगा। देखो ये है अपना 3d, ये है 4d, ये है 5d। देखो 3d से पहले कोई ऑर्बिटल नहीं है, तो नोड कितनी होगी 0, रेडियल नोड 0। 4d में आप आते हो तो आपको एक जगह दिखाई देगी, वो कौन सी है
ये वाली। जैसे ही आप 4D में जाते हो तो इस जगह पे दो ऑर्बिटल, एक दो सबसेल या ऑर्बिटल की मैं बात करूं तो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। अरे भाई ये और ये दोनों एक सेपरेशन तो रखेंगे ना, उस सेपरेशन वाली जगह पे आप इलेक्ट्रॉन आप बता ही नहीं सकते उस जगह पे कि डी का है कि किसका है, भाई 3D का है कि 4D का है, उस जगह पे बता ही नहीं सकते आप। तो उस जगह को आपको मतलब झंझट रखना ही नहीं है, उस जगह के लिए आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो 3D में है, नहीं तो 4D में। ऐसा नहीं होगा कि 3D 4D दोनों में होगा, पॉसिबल ही नहीं। आप खुद सोच के देखो, आप अकेले आदमी एक साथ 2 मंजिल पे रह सकते हो क्या? बताओ, एक साथ पॉसिबल नहीं है। रहोगे तो एक रूम में रहोगे ना, जैसे मैं इस फर्स्ट फ्लोर पे हूं, सेकंड फ्लोर पे कैसे हो जाऊंगा? पॉसिबल नहीं है। ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, रहेंगे तो 3D में, नहीं तो 4D। 4D में नहीं तो बीच वाली जगह पे आप बोल ही नहीं सकते उसको कि नहीं ये आधा इधर आधा इधर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कुछ जगह ऐसी होती है जो इनके सेपरेशन की जगह होती है, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको सारा सब कुछ पता है कि इलेक्ट्रॉन वहां पड़ा है, एग्जैक्ट बता दोगे ना। ऐसा नहीं होता है। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए इन्होंने नोड वाला कॉन्सेप्ट लिया है कि इस जगह पे आप बोल दो नोड पे यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, दोनों के जहां मर्ज कर रहे हैं ना ऑर्बिटल, वहां आप बोल दो ऐसा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ही नहीं, तो उसको बोलेंगे नोड। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियल नोड, इससे पहले कोई नहीं है ऑर्बिटल, तो 0 होगी। 4D के लिए बात करें तो ये वाली जगह आ गई, तो नोड कितनी हो जाएगी 1। 5D के लिए 2 जगह आ गई, देखो 5D के लिए कितनी जगह आ गई, 2 जगह। तो 5D के केस में आप देखोगे तो आपको कितनी नोड, 2 नोड दिखाई देगी। आई बात समझ में? तो बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है ये, सेम उसके जैसा ही कॉन्सेप्ट है। एस में भी ऐसा ही था, पी में भी ऐसा ही है, डी में भी ऐसा ही है। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं। नेक्स्ट, ये बात हुई अपनी रेडियल नोड की, या जो अपना था कौन सा स्पेरिकल नोड, दोनों एस और पी और डी के लिए अपन ने समझ लिया। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे नोडल प्लेन की। किसकी? नोडल प्लेन की। तो नोडल प्लेन की अगर बात करें अपन, तो याद रखना पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल के लिए मैं बात करूं तो पी के लिए एल का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसमें एक नोडल प्लेन रहेगा, 1 नोडल प्लेन। पी के अंदर कितना? एक ही नोडल प्लेन रहेगा। और ऐसे ही मैं डी वाले की बात करूं तो डी के लिए एल का मान कितना होता है? 2 होता है। तो इसमें क्या रहेंगे? 2 नोडल प्लेन। और किसके अलावा? एक्सेप्ट dz स्क्वायर। dz स्क्वायर के अंदर क्या होते हैं? 2 नोडल कोण होते हैं। और ये क्या बला है, इसको जस्ट मैं आगे डिफाइन करूंगा। बाकी के अंदर 2 क्या होते हैं? नोडल प्लेन होते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले अपन पी ऑर्बिटल को लेके चलेंगे। नेक्स्ट मैं डायरेक्ट बात करता हूं पी ऑर्बिटल की। ठीक है, देखो पी सबसेल ले लें अपन, या मैं बात कर सकता हूं पी ऑर्बिटल्स की। पी ऑर्बिटल्स है ना, मैंने सारे ही ले लिए हैं, सारे ही ले लेंगे तो वही क्या बन जाएगा? सबसेल। तो पी ऑर्बिटल्स में आप पी एक्स लेते हो, पी वाई लेते हो, पी जेड लेते हो। सिंपल है। तो देखो याद रखना, पी एक्स के अंदर जब भी आप प्लेन निकालोगे नोडल प्लेन, तो मैं आपको एक समझा देता हूं, उससे सारा समझ में आ जाएगा। ये एक्स लिया है, ये वाई लिया है, ये जेड लिया है, पी एक्स यही होगा। आप इस जगह पे देख रहे हो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे कम है, बीच वाले पॉइंट पे। यहां देखो, थोड़ा गौर से देखो इसको, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे कम है। तो आप क्या करोगे? इस जगह से एक प्लेन पास करोगे, इस पॉइंट से। देखो आप ऐसे पास नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे पास कर दोगे तो ऑर्बिटल के बीच में से चला जाएगा। जब ऑर्बिटल के बीच में से चला गया तो फिर वहां तो गड़बड़ है, आप ऐसे बता ही नहीं सकते कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑर्बिटल तो बने इसीलिए ना, ऑर्बिटल की डेफिनेशन ही यही होती है कि जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है वही ऑर्बिटल होते हैं।
और क्या होती है डेफिनेशन? तो आप प्लेन पास करोगे इस जगह से, क्यों? क्योंकि इस जगह से आपकी ये जो दोनों लोब है ये डिवाइड हो गई, और लोब से नहीं निकल रहा, वो बीच के एक सेंटर से निकल रहा है, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है? सबसे कम। तो ये प्लेन निकल रहा है यहां से, ठीक है। और ये प्लेन कौन सा है? ये निकल रहा है इस y से और इस z से। भाई z कहां है? z ऐसे है, ये z है, तो इस z और y से होते हुए निकल रहा है, तो इस प्लेन को क्या बोलेंगे? yz प्लेन। क्या बोलेंगे इसको? yz प्लेन। तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो कि px के अंदर कौन सा नोडल प्लेन पाया जाता है? yz नोडल प्लेन पाया जाता है, नोडल प्लेन पाया जाता है। ये चीज याद रखना, कौन सा प्लेन पाया जाता है? yz नोडल प्लेन। और सिंपल में तरीका बता दो आपको याद रखने का, आप ऐसे निकाल लोगे, 3D के अंदर थोड़ा एज्यूम करना होगा, निकाल सकते हो आप। तो देखो px, x के अलावा दो अक्ष से कौन सी बची है? y और z, तो इसका प्लेन क्या होगा? yz होगा। जो बची हुई x है वही प्लेन होगा, सिंपल सी बात है। px में कौन सा होगा? बची हुई कौन सी है? xz, तो xz प्लेन होगा, नोडल प्लेन, यही होगा। pz बची हुई कौन सी है? xy, तो xy क्या होगा? नोडल प्लेन। xy क्या होगा? नोडल प्लेन। और आप निकाल भी सकते हो, आप आराम से निकाल भी सकते हो। इसको आप y मान लो, इसको आप x मान लो, इसको आप z मान लो। जब आप ये मान रहे हो तो इस जगह पे, इस पॉइंट से आप देखोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 दिखाई देगी। ऐसे आप प्लेन नहीं निकाल सकते। मैंने बोला ऑर्बिटल से कभी भी आप प्लेन पास नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है। आप प्लेन निकालो यहां से, तो ये आपकी क्या हो गई? ये जेड एक्सिस हो गई। जेड और आप एक्स से अगर निकालोगे प्लेन, तो ये निकल रहा है एक्स जेड प्लेन, और वाई वाले के लिए मैंने क्या बोला है? एक्स जेड प्लेन ही होगा। ऐसे ही आप किसके लिए निकाल सकते हो? पी जेड के लिए बिल्कुल निकाल सकते हो। ये मैंने जेड माना, ये मैंने एक्स मान लिया, ये मैंने वाई मान लिया। आप कोई सी भी एक्सिस मान लो, मैं इसको इसलिए सिंपल मान रहा हूं कि ऐसे प्लेन दिखाना आसान होता है, इसलिए मान रहा हूं इसको, ठीक है। तो जेड पे ऑर्बिटल आपका ये आ गया, पी जेड ऑर्बिटल। किस जगह से? इस सेंट्रल वाले पार्ट से। सेंट्रल वाले पार्ट से तो यही से प्लेन निकल जाएगा। जब प्लेन यहां से निकल रहा था, ये कौन सा हो गया? एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप प्लेन निकाल सकते हो। और मैंने दूसरा तरीका बता दिया आपको, जो ऑर्बिटल दे रखा होता है उसके अलावा जो एक्सिस है वही प्लेन होता है, और प्लेन हमेशा दो अक्षों से पास आउट होता है। एक प्लेन बनाने के लिए प्लेन दो अक्षों में होता है, यानी प्लेन 2D में होता है। किसमें होता है प्लेन? 2D के अंदर होता है। तो दो अक्षें आपको वहां पे चाहिए होती है। तो मैंने यहाँ पे बोला है कि जो नहीं है उसके अलावा आप यहाँ पे प्लेन, जैसे जो एक्स है ना, एक्स के अलावा है कौन सी, सॉरी कौन सी नहीं है? वाई और जेड। तो वाई जेड क्या हो जाएगा? प्लेन हो जाएगा। इसमें एक्स जेड, इसमें एक्स और वाई। सिंपल है बिल्कुल। आपके एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पी वाई के अंदर कौन सा प्लेन पाया जाता है, पी जेड के अंदर कौन सा प्लेन पाया जाता है। तो जो एक्सिस नहीं है उसी को दे दो आप। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं डी ऑर्बिटल की। तो बात करते हैं सीधे डी सबसेल। डी सबसेल, और मैं बात करूं डी ऑर्बिटल्स। तो डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो यहां पे क्या रहेंगे? दो नोडल प्लेन। और दो नोडल प्लेन कौन से रहेंगे? पहले मैं डी ऑर्बिटल के नाम लिख देता हूं यहां पे, कौन कौन से। देखो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। दो सेट बना लेना। ये वाले जो ऑर्बिटल होते हैं, ये होते हैं बिटवीन दी एक्सिस, और ये दो ऑर्बिटल होते हैं, ये होते हैं अलोंग दी एक्सिस। बिटवीन दी एक्सिस यानी अक्षों के मध्य, अलोंग दी एक्सिस मानी अक्षों पर। सिंपल सी बात है। ये दो सेट आप याद रख लेना, ठीक है। बिटवीन दी एक्सिस और अक्षों पर। इनको थोड़ा छोड़ दो आप, इन तीन की मैं बात कर लेता हूं पहले। देखो, मैं पहले आपको प्लेन बता देता हूं, आपको प्लेन कैसे निकालना है। डी एक्स वाई, कौन सी एक्सिस नहीं है? जेड एब्सेंट है, तो जेड को दोनों के साथ दे दो, जेड एब्सेंट। अगर जेड एब्सेंट है तो जेड को आप एक बार एक्स के साथ लिख दो, एक बार वाई के साथ लिख दो।
तो x के साथ लिखोगे तो जेड एक्स प्लेन या एक्स जेड, कैसा भी बोल लो, और y के साथ लिखोगे तो वाई जेड प्लेन। तो कितने प्लेन हो गए? 2 प्लेन। कौन कौन से? एक्स जेड और वाई जेड। ऐसे ही मैं बात करूं इस वाले की, तो इसमें कौन एब्सेंट है? एक्स एब्सेंट। तो x एब्सेंट है तो x को आप दोनों के साथ दे दो, एक बार दे दो y के साथ, एक बार z के साथ। तो कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन। z के साथ कौन सा? एक्स जेड प्लेन। z के साथ कौन सा? एक्स जेड प्लेन। ऐसे ही आप इसके लिए कौन एब्सेंट? y एब्सेंट। कौन एब्सेंट? y एब्सेंट। y को आप 2 के साथ दे दो, किसके साथ दे दो? x के साथ, z के साथ। तो इसके साथ क्या बन जाएगा? एक्स वाई प्लेन। इसके साथ क्या बन जाएगा? वाई जेड प्लेन। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं आगे आपको डायग्राम से समझा देता हूं कि कौन सा वाई जेड है, कौन सा एक्स जेड प्लेन है। बिल्कुल सिंपल सा है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो, सबसे पहले बात करते हैं डी एक्स वाई की। मैंने अभी आपको बताया है कि डी एक्स वाई में जेड क्या है? एब्सेंट। और z एब्सेंट है तो ये z x के साथ दे दो, y के साथ दे दो, क्योंकि x y में ही प्रेजेंटेड d ऑर्बिटल। तो इसके साथ तो क्या हो जाएगा? xz। इसके साथ क्या हो जाएगा? yz। तो ये दो इसमें क्या आते हैं? नोडल प्लेन। और सिंपल होते भी है, d ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन l के मान से निकालते हैं, l का मान 2 होता है d के लिए, तो d के लिए 2 होता है, तो 2 प्लेन आ रहे हैं। अब प्लेन कहां से हैं वो आप यहाँ पे देखो, कौन सा लिया आपने? एक्स वाई। तो ये z है, ये x है, ये y है, ठीक है। x और y के मिड में इनकी क्या है? लोब है, x और y के मिड में। तो x और y के मिड में है तो ये हो गया आपका x और y के मध्य d ऑर्बिटल की लोब पड़ी है, तो x y के मध्य पड़ी रहेगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे? dxy। तो मैं इधर ये y को आगे खींच देता हूं और ऐसे ही मैं ये x को खींच देता हूं, ये माइनस x हो जाएगा, ये माइनस y हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भाई इसी x पे है ना, तो अपन इसको माइनस से ले लेते हैं। तो ये जो ऑर्बिटल है ये एक्स वाई में पड़ा हुआ है। एक्स वाई में कैसे पड़ा हुआ है? ये एक प्लेन है पूरा का पूरा, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में आप ध्यान से देखना, ये जो एक्स वाई प्लेन है, इधर वाई डायरेक्शन, इधर एक्स डायरेक्शन, ऐसे। तो ये जो चारों के चारों लोब है, तो 2 लोब तो मैंने ऐसे दिखाई है, 2 लोब मैंने ऐसे दिखाई है, मतलब ये पूरी लोब इसी प्लेन में पड़ी हुई है, ऐसे समझना। और जेड एक्सिस आपके यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपको इसके अंदर प्लेन 2 फाइंड आउट करने हैं कि कहां से निकलेंगे। आई बात समझ में? अब आपको यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना इसको। ये जो ऑर्बिटल, इसको थोड़ा सा मैं इसको सही अरेंज करके लिख देता हूं, क्योंकि 3D में ना एज्यूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। 3D के अंदर एज्यूम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूं। देखो, ऐसे, ठीक है। तो आप यहां से अगर प्लेन देखोगे, ध्यान से देखना, एक प्लेन तो ये निकल रहा है और एक प्लेन ये निकल रहा है, यानी एक प्लेन तो आप यहां से पास आउट करोगे और एक प्लेन आप यहां से पास आउट करोगे। अब आप बोलोगे गुरुजी यहां से क्यों, इधर से क्यों नहीं? अरे इधर से करेगा तो यहाँ पे क्या है? ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, पॉसिबल नहीं है। तो एक प्लेन तो ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, यहां से निकलेगा। एक ये जेड एक्सिस है, एक ये वाई एक्सिस है, एक यहां से निकलेगा। एक प्लेन यहां से, एक प्लेन इस जगह से। तो यहां से जो प्लेन जा रहा है वो जेड और एक्स में से जा रहा है, इसलिए उसको एक्स जेड प्लेन बोलेंगे। तो ये रहा वो प्लेन। एक प्लेन जेड और वाई में से जा रहा है तो इसको वाई जेड प्लेन है, दूसरा प्लेन। ऐसे आप हर ऑर्बिटल को बना के इसमें देख सकते हो। मैं दूसरा वाला भी बनवा देता हूं, आप इसको नोट डाउन करिए।
मैं दूसरा वाला भी आपको बना के दिखा देता हूं, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, देखो इधर डी वाई जेड का ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो डी वाई जेड का आपको लेना है तो कुछ नहीं करना आपको, ये तो हो गए आपके y, ये हो गई z, तो ये एक लोब इधर, एक लोब इधर, एक लोब इधर, ये डी वाई जेड हो गया। और इधर जो आप एक्सिस लेते हो ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस, इसको मान लो आप, अगर वाई जेड ये मान रखी है तो एक्स यही होगी। अब आपको पता है एक प्लेन इस एक्स जेड से निकल रहा है, एक प्लेन इस वाई जेड, सॉरी एक्स वाई से निकल रहा है, एक प्लेन तो एक्स जेड से और एक वाई एक्स से। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, एक्स क्या है, एब्सेंट। अगर एक्स एब्सेंट है तो दोनों के साथ डिवाइड कर दो, एक्स वाई और एक्स जेड, दो ही प्लेन होंगे, एक्स वाई और एक्स जेड। तो देखो एक्स जेड प्लेन तो ये रहा, इसको मैं अलग पेन से दिखा देता हूं। ये जो प्लेन यहां से लग रहा है ये प्लेन है कौन सा, एक्स जेड प्लेन। ठीक है, और दूसरा प्लेन यहां से निकल रहा है, और ये प्लेन कौन सा है, ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन। दो ही तो प्लेन थे, यही तो बताए थे आपको। तो इस तरीके से आप इनके प्लेन फाइंड आउट कर सकते हो कोई से भी। आई बात समझ में, इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं dx स्क्वायर वाई स्क्वायर की। दूसरे वाले का आप निकाल सकते हो आराम से। नेक्स्ट देखो, अब मैं बात कर लेता हूं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए अगर आप प्लेन फाइंड आउट करोगे तो इसके जो ऑर्बिटल हैं वो एक्स और वाई स्क्वायर पे पड़े हुए हैं, सॉरी एक्स और वाई पे पड़े हुए हैं, दोनों अक्षों पे। ये ऐसे है, ये ऐसे, और जेड एक्सिस ऐसे। अब आप अक्षों पे से प्लेन नहीं निकाल सकते, अक्षों पे से आप प्लेन नहीं निकाल सकते। आप प्लेन निकालोगे कहां से, एक प्लेन तो यहां से, और दूसरा प्लेन कहां से निकालोगे आप, यहां से। तो ये जो प्लेन लग रहा है ये 45 डिग्री से निकल रहा है, तो इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, बस प्लेन कहां से लग रहा है, 45 डिग्री से लग रहा है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है वो कि dx स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंदर जो प्लेन लगता है वो कितने एंगल पे लगता है, वो 45 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। कितने पे, आप इस अक्ष से मेजर करोगे ना तो आपको ये 45 डिग्री पे आपको ये प्लेन दिखाई देगा। तो 45 डिग्री पे ना, तो मैं लिख देता हूं टू प्लेन आर प्रेजेंट एट 45 डिग्री एंगल। ठीक है, तो दो प्लेन कहां पे प्रेजेंट रहेंगे, 45 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट रहेंगे। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी आप प्लेन बता सकते हो। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन किसकी, डी जेड स्क्वायर की। देखो डी जेड स्क्वायर सबसे अलग थलग जो अपनी पहचान रखता है वो वाला डी जेड स्क्वायर। एक्चुअल में डी जेड स्क्वायर दो ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बना है, डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो डी जेड स्क्वायर एक्स, सॉरी डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर दो से बना है। अब थोड़ा सा आप एज्यूम करो कि ये जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला पार्ट है ये आप ऑलरेडी कंसीडर कर रखे हो। मैं लिख देता हूं, चूंकि ऑलरेडी कंसीडर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर पार्ट इन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप ऑलरेडी जब एक ऑर्बिटल पहले दे चुके हो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के नाम से एक्स और वाई एक्सिस पे, तो फिर आप वापस डीजेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीजेड वाई स्क्वायर कैसे ले सकते हो, पॉसिबल नहीं है ना। आप उस एक्सिस पे लोब ले ही नहीं सकते वापस दोबारा। तो फिर आप क्या करोगे, जब उस एक्सिस पे आपने पहले से ही एक ऑर्बिटल ले रखा है तो इन्होंने फिर इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या बोल दिया
कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दो एक्सिस पे एक हम क्या ले लेते हैं, सर्किल ले लेते हैं, एक रिंग बना लेते हैं, और वो जो रिंग होगी वो एक एक्स और वाई प्लेन के अंदर उपस्थित रहेगी और उस प्लेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताएगी। और जो जेड एक्सिस रहेगी उसको तो ले ही लेंगे क्योंकि जेड पे कोई ऑर्बिटल आया ही नहीं पहले, तो जेड पे लेने से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऐसा किया है, देखो ये जेड एक्सिस, ये मैं ले लेता हूं एक्स एक्सिस, इधर मैं ले लेता हूं वाई एक्सिस, और ये हो गई जेड एक्सिस, ऐसा इन्होंने माना। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये y की तो ये माइनस वाई, ये x की ये माइनस एक्स, यही होगी, और ये z की ये माइनस जेड, ऐसे होगी। तो डी जेड स्क्वायर के लिए तो इन्होंने क्या बोला कि ये लो आप जेड पे कोई एक्सिस नहीं भेजी तो आप भेज दो, भेज दिए साहब। अब मैं बात करता हूं किसकी, इस वाले की। तो इन्होंने क्या किया है कि आप यहां पे एक्सिस भेजोगे, सॉरी लोब भेजोगे, ऐसे ऐसे लोब भेजोगे आप इस जगह पे। तो अगर आप इस जगह पे लोब भेजोगे तो ये तो आपने पहले ही दे दिया ऑलरेडी, आपने इसको पहले ही बता रखा है कि आप डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंदर ले रखे हो उन लोबों को। तो फिर इन्होंने क्या किया कि आप इन लोब को क्या कर दो, आप रिप्लेस कर दो, और रिप्लेस कर दो किससे, आप एक रिंग से रिप्लेस कर दो, आप किससे रिप्लेस कर दो, रिंग से। तो इन्होंने क्या किया बाद में, मैं इधर ही लिख देता हूं, इधर थोड़ा आगे, इन्होंने बाद में क्या किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने ऐसे लोब दे दी, और उस एक्स वाई प्लेन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बता रहे थे ये वाले, ये जो लोब एक्स वाई प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता रहे थे एक्सों के ऊपर, उन्हीं को इन्होंने क्या कर दिया, उन्हीं को इन्होंने ऐसे सर्किल से दिखा दिया कि आप इस सर्किल से दिखा दो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताएगा, ठीक है। और ये हो गई जेड एक्सिस, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ऐसे ऐसे सर्किल दिखा दिया। ये जो सर्किल है ये आपके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लोब को बताती है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लोब को बताती है, इसलिए डी जेड स्क्वायर की शेप सबसे अलग निकल के आती है। आई बात समझ में, डी जेड स्क्वायर की शेप सबसे अलग इसीलिए निकल के आती है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे ऑलरेडी एक ऑर्बिटल आपने दे रखा है, आप दोबारा नहीं दे सकते, ऐसा पाप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डी जेड स्क्वायर की अपन शेप निकाल लेते हैं, सबसे अलग थलग निकल के आती है। अब इसके अंदर प्लेन होगा या क्या होगा उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मैं यहां पे अब डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल को बना लेता हूं, ऐसे रिंग दिखाई है अपने, ये पीछे से आ रही है इसकी रिंग, यानी एक्स वाई पूरे प्लेन के अंदर एक रिंग है, और ऐसे ये डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल ऊपर और नीचे इसकी लोबे हैं, और पूरे प्लेन में ये रिंग बना रखी है, ठीक है। तो रिंग बना रखी है तो ये तो एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और ये जेड हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर अब नोड कैसे दिखाएं, आप ये वाला प्लेन लगाते हो तो ये तो एक्स और वाई की पूरी रिंग को ही काट देगा, और रिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। तो आप ये वाला प्लेन नहीं लगा सकते, आप ये वाला प्लेन नहीं लगा सकते, तो आप इसमें प्लेन कैसे बताओगे, फिर इसके अंदर प्लेन कैसे बताओगे भाई, आपने बोला कि डी के लिए एल का मान 2 होता है और जितना उसका एल का मान होता है उतने उसमें प्लेन होते हैं, तो 2 प्लेन इसमें कैसे बताओगे। और फिर मैंने इसको एक्सेप्ट करके लिखवाया था कि डीजेड स्क्वायर के अंदर 2 कोण होते हैं, 2 कोण, ठीक है। कोण शेप में अपन यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिखाएंगे, और वो कैसे, देखो ये कोण यहां से निकलता है, और इस कोण वाली जगह पे, इस कोण वाली यहां पे इस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाई जाएगी, इस जगह पे। तो ये जो कोण मैं इस जगह पे बना रहा हूं इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाई जाएगी, और ये कोण मैंने कितने बनाए, ये कोण मैंने 2 बनाए हैं, 2 कोण,
और ये जो टू कोण होते हैं इनको अपन बोलते हैं रेडियल कोण, ठीक है। ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इनको रेडियल कोण बोलते हैं। और डी जेड स्क्वायर के अंदर ये दो पाए जाते हैं और इसके अंदर प्लेन एब्सेंट रहता है, प्लेन नहीं पाया जाता। इसमें क्या पाया जाता है, दो रेडियल कोण इसमें पाए जाते हैं डी जेड स्क्वायर में। तो याद रखना इसमें कोई प्लेन नहीं होता, प्लेन लगाओगे तो अक्ष के ये सॉरी जो ऑर्बिटल होते हैं उनके ऊपर से निकलेगा, और ऑर्बिटल के ऊपर से आप ऐसा प्लेन नहीं लगा सकते जहां आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जीरो कर सके, ऑर्बिटल में नहीं होता, ऑर्बिटल के अलावा लगाओगे आप तो इस पॉइंट से ये निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूं। देखिए अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा यहां पे कि आप प्लेन अगर निकाल रहे हो नोडल प्लेन, तो नोडल प्लेन यहां मैं लिख देता हूं ऑर्बिटल, यहां लिख देता हूं मैं ऑर्बिटल, कौन सा वाला लिया है, यहां लिख देता हूं नोडल प्लेन, ठीक है। इधर तो ऑर्बिटल है, इधर अपन ने लिख दिया है नोडल प्लेन। और नोडल प्लेन में अपन देखेंगे कि कितने हैं और उसका टाइप क्या है, नंबर और टाइप, किस टाइप का है। तो देखो सबसे पहले एस ऑर्बिटल, नो नोडल प्लेन, कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रख लेना, क्योंकि इसके लिए एल का मान 0 होता है। और पूछ ले क्यों, बिकॉज एल इक्वल टू 0। दूसरी बात करें पी के लिए, तो पी के लिए आप देखते हो पी एक्स होगा, पी वाई होगा, पी जेड होगा, यही है। तो पी एक्स में नोडल प्लेन कौन सा टाइप, एक्स के अलावा जो बची है कौन बचा है, वाई और जेड, तो वाई जेड। वाई में एक कौन बचा है, एक्स जेड, तो एक्स जेड नोडल प्लेन। जेड में एक, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई। और तीनों की अगर मैं शेप की बात करूं तो तीनों की शेप कैसी होगी, डंबलाकार, तीनों की शेप कैसी होगी, डंबलाकार। तो आप ऐसे इनमें आइडेंटिफाई कर लोगे, आप इनको नोट डाउन करिए, फिर मैं डीजेड वाले के बता देता हूं, सॉरी डी ऑर्बिटल के बता देता हूं, जिसमें अपन पूरे पांचों टाइप पढ़ लेंगे। देखो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन किसकी, सबसे पहले देखो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। देखो डी एक्स वाई प्लेन सब में सेम ही रहेंगे, दो 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 दो, यहां प्लेन नहीं होके यहां रहेंगे दो कोण, ठीक है। डी जेड स्क्वायर के लिए कोण बोलते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एक कंपोनेंट आता है उसमें, और उसको अपन उसको अवॉइड करने के लिए उसमें रिंग दिखाते हैं, रिंग दिखाते तो प्लेन पास नहीं होगा, प्लेन पास नहीं होगा तो कोण बना देंगे, सिंपल सी बात है। अब टाइप की मैं बात करूं तो देखो एक्स वाई, कौन सी एक्स छूटी हुई है, जेड छूटी हुई है, तो जेड को दोनों के साथ लिख दो, जेड यानी एक्स जेड और वाई जेड, एक्स जेड और वाई जेड। इसमें कौन सी छूटी हुई है, एक्स छूटी हुई है, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई एक्स जेड। इसमें कौन सी छुट्टी, वाई छुट्टी है, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई एक्स जेड। इसके अंदर इसमें लिख लेना, ये इसका है, टू प्लेन आर प्रेजेंट एट 45 डिग्री एंगल, सिंपल सी बात। इसके अंदर टू कोण प्रेजेंट, और मैं सबकी किसकी बात करूं, शेप की, तो ये होते हैं डबल डंबलाकार, डबल डंबलाकार, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सारा का सारा एक जगह पूरा, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है नोड के बारे में,
बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दिया है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट के कंफ्यूजन में यही रहता है, इसको थोड़ा तरीके से पढ़ लेना, आपके आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में पढ़ने चीजें सीखी है नोड के बारे में। अब इनके कुछ ग्राफ रह गए हैं, वो ग्राफ और मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा। इससे आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बहुत अच्छे लेवल पे तैयार हो जाएगी। आप इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ के दुनिया का कोई सा भी एग्जाम दे लेना, आप कभी मात नहीं खाओगे, मेरी गारंटी है। और अगर इस सोच को आप जिस चैप्टर में अच्छे तरीके से बनाए रखे तो आपके कॉन्सेप्ट ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि आप भी भावी टीचर हो। आने वाले टाइम में आप पढ़ाओगे बच्चों को, तो आप अगर इस तरीके से उनको ढंग से समझाओगे तो उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो उनको रियलाइज होता है कि हाँ वास्तव में एक्चुअल में एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसी है, वो घोटा मारते हैं। आप सारी थ्योरियों को रिलेट करके पढ़ोगे ना, तब आपको बहुत मजा आएगा। आई बात समझ में? एक थ्योरी दूसरी थ्योरी के बाद में क्यों आई है उसका रीजन जानो, अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। तो आप मैंने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है उसका फर्स्ट लेक्चर से लेके आप एंड तक देखना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा सारा का सारा, कि हाँ रियल में एक ऐसा भी होता है क्या। ठीक है, इसको ढंग से पढ़िए, ये एक बैकबोन है। ऐसे मानो कि आपको ये चीजें पता है तो आप आगे की चीजें आराम से पढ़ सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही है। बाकी का इसके जो ग्राफ वगैरह है और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक लेक्चर में खत्म करके अपन स्टार्ट करेंगे इसके बाद में जस्ट केमिकल काइनेटिक्स, ये जो अपना फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिकल काइनेटिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।